Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट हेड ऑन। यस, तो नाम पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, बिकॉज ये बस नाम का ही कॉम्प्लेक्स है। इसे बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही आसान, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेई मेन्स हो, जेई एडवांस हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, तो आप फटाफट से रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर और इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं सुपर आसान। तो चलो शुरू करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सफर को, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही ये नाम आया होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर सबके माइंड में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आया होगा, इजंट इट। देख सकते हो यहाँ पे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस रख रखे हैं। दैट मीन्स कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इजंट इट। सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे आज ही और अच्छे से समझेंगे सो दैट फिर ये दिमाग में ना आए कि क्यों ही पढ़ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगा कि दिस वाज वेरी इजी। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बस नाम का ही कॉम्प्लेक्स है, असल में ये अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी और सिंपल बनाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आया कहाँ से और क्यों हमने इसे इंट्रोड्यूस करा। तो हमारी लाइफ ना बहुत स्मूथ चल रही थी, रियल नंबर के साथ हम बहुत खुश थे, जब तक कि हमारे पास कुछ इस तरह के इक्वेशंस आ रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, जब 0 आया था तो हमने फटाफट से यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बोल दिया था 1 और हमने बता दिया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है, बिकॉज हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिया, करेक्ट। जब हमारे पास कुछ इक्वेशंस आए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तब भी हमने बड़ी आसानी से बोल दिया था भाई कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2, और हम खुश थे अपने रियल नंबर के साथ, है ना। तो यहाँ तक जिंदगी बहुत आसान थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास कुछ अलग तरह के इक्वेशंस आए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया और दैट इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। और हमें चाहिए था इसका सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू चाहिए थी। फिर तो थोड़ी सी मुश्किल आई, जब हमने एक्स स्क्वायर को निकाला तो आ गया ये -4, और जब हमने एक्स निकालने की कोशिश करी तो क्या आ गया। आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं और अंदर था यहाँ -4। तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट के अंदर -4 आया ना, तो हमारे दिमाग पे थोड़ी सी जोर लगी कि अब क्या करें, ये तो हमें पता ही नहीं है, रियल नंबर तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिसमें कि ऐसी वैल्यू समझ में आए, राइट। तो फिर किसी और ने बोला कि अच्छा सोचो कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाए और फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा। तब तो फिर से हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू आएगी, राइट। और यहाँ आके हमारे पास एक नया वर्ड निजाद हुआ, दैट मीन्स वो आविष्कार हुआ, या समझ सकते हो कि सामने आया, और वो था अपना आयोटा। समझ में आई बात। दैट मीन्स आयोटा को, अब ये मत समझ लेना गलती से भी कि प्लस माइनस के साथ आयोटा होता है। आयोटा इज ओनली स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया हमारे पास पहली बार बाय यूलर। तभी हम यूलर्स लॉ के अंदर यूलर्स फॉर्मूला पढ़ते हैं और वहाँ से हमें आयोटा के बारे में आइडिया मिलता है, राइट। तो इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत कुछ किया गया है इसमें काम, और फिर हमारे सामने जब ये आयोटा आया ना, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट हुआ यहाँ से, और फिर हमारी लाइफ इजी होने लग गई। अब हमें लगा अब कोई सा भी क्वेश्चन डाल दो, वी कैन सॉल्व इट, और बहुत ही आसानी से। समझ में आई बात। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कहाँ से और क्यों हमने ये इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज कुछ ऐसे इक्वेशंस थे जिसका सोल्यूशन पाना मुश्किल था विद द रियल नंबर। तो जब मुश्किल था तो ऑफकोर्स हमें कुछ नया नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये नंबर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कुछ इस तरह से किया गया। कैन यू जस्ट सी हियर। आपको याद होगा कि जब सेट वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तभी ये वाला पिक्चर दिखाया था, है ना। और वहाँ पे हमने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में मेनली। बस ये नाम के लिए था कि भाई यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर है इमेजिनरी नंबर, बट वी वर डीलिंग विद द रियल नंबर, है ना। फंक्शंस में भी हर जगह हमने रियल नंबर की ही बात करी, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे टाइप के नंबर है। दैट में स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर, इंटीजर, फिर रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। हमें सबके बारे में आइडिया था, बट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया ना, इसने लाइफ ही चेंज कर डाली, है ना। तो उस
नंबर को इंक्लूड करने के लिए अपने पास आया है एक सुपर सेट जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। करेक्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर को भी इंक्लूड करता है और साथ ही साथ इमेजिनरी को भी इंक्लूड करता है। और ये क्यों इंक्लूड करता है? बिकॉज ये हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। और अगर सोच पा रहे हो तो मैं बता दूं कि वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू कैन सी, बस यहाँ तक ही नहीं सीमित है, हमारे पास और भी बहुत सारे ढेरों एप्लीकेशंस है। तो अगर आप अच्छे से IIT क्लियर करते हो, कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करते हो या फिर मेंस क्लियर करते हो और जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ जब आप पढ़ाई करोगे एंड आई एम श्योर यू विल सी कि कोई भी फील्ड आप चूज कर लो, हर जगह यू आर गोइंग टू यूज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एकदम ध्यान से और इंटरेस्ट से पढ़ना। देख सकते हो जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे वहाँ पे भी जब आप फेजर डायग्राम्स बनाओगे ना, वहाँ पे आप देखोगे, अभी आपको बड़ी बातें लग रही होंगी बट जब पढ़ोगे तो फिर बहुत आसान लगने लगेगा। तो फेजर डायग्राम में भी विल यूज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखेंगे हम लोग कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फिर AC सर्किट में जहाँ पे आप देखते हो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जब वहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे भी इट विल बी यूज्ड। फिर हमारे पास एक फूरियर ट्रांसफॉर्म करके आएगा जब आप आगे के हायर मैथ्स में पढ़ोगे, उससे हम रिलेट करते हैं ऑडियो प्रोसेसिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन, फिर कंट्रोल सिस्टम जिसके मदद से हम रॉकेट साइंस पढ़ते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं, हर जगह वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है इसका, और फिर कैसे हम इसे सोच सकते हैं कि क्यों पढ़ना। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गई बात कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और अब ये जो पिक्चर जिन बच्चों को थोड़ा भी समझने में मुश्किल आई है कि क्यों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सबके ऊपर बिठा दिया, तो चलो उसका भी आंसर करती हूँ। और आते हैं यहाँ, और अब देखो आप, और यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो हमने क्या बात करी थी कि भाई जो आयोटा है वो क्या होता है, I, एंड दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। डन। दैट मीन्स प्लस आगे है, माइनस को अभी हमने नहीं लिया है, तो सिर्फ आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। डन। करेक्ट। अब देखो जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने सबसे ऊपर बिठाया है, ये जो बिठाया गया है, तो सबसे पहले ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल z से। ठीक है। अब स्मॉल z जब मैं लिखूंगी तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो लिखने का ये है कि a प्लस आयोटा b। करेक्ट। तो इसको आप आयोटा भी पढ़ सकते हो, कुछ लोग आई बी भी पढ़ते हैं, कुछ लोग a प्लस बी आई भी लिखते हैं। तो एनी फॉर्म इज करेक्ट, बट ओनली द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आई जो है ना ये अल्फ़ाबेट आई नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर बोला जा रहा है इस तरह से और z के बारे में देखा जाए तो ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान अगर दो तो z में क्या क्या कॉम्बिनेशन में है, एक तो भाई ये a है और दूसरा यहाँ पे आई बी है ना, दो चीजें हैं यहाँ पे। अब ये जो दो चीजें हैं अपने पास, ये a क्या है, अगर मैं a की बात करूँ तो a कुछ नहीं बल्कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। साथ ही साथ अगर सिर्फ b की मैं बात करूँ तो b भी कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। बट इस b के साथ यहाँ एक आयोटा टर्म आया है जो बताता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, जैसे कि आपको मैंने पता है एक एग्जाम्पल बताया था, x² + 4 अगर इक्वल्स टू मैं 0 करूँ तो अपने पास क्या वैल्यू आई थी x की, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया था। करेक्ट। अब इस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 को क्या मैं लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ -1 अगर मैं कॉमन लूँ तो दिस इज 4, राइट। यही मतलब है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप सबको पता है कि 2 होता है, करेक्ट। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ प्लस माइनस आयोटा 2। समझ रहे हो बात। दैट मीन्स अपने पास क्या आया है, 2 इन टर्म्स ऑफ आई आया है, करेक्ट। इसका मतलब जब भी किसी रियल नंबर के साथ अपना ये आयोटा आके मिल जाता है तो उसे वो बना देता है इमेजिनरी नंबर। गॉट इट। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले आप थोड़ी सी बात यहाँ समझ लो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें हैं, दो पार्ट होता है यहाँ, एक होता है रियल पार्ट, गॉट इट, एक होता है अपना रियल पार्ट, ओके, और दूसरा होता है अपने पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जब आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से समझोगे तभी आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बी, गॉट इट। आई बनाता है इसे इमेजिनरी, तभी ये बना है इमेजिनरी पार्ट। हालांकि अगर सिर्फ बी के बारे में बात करो तो वो है एक रियल नंबर ही,
बट एज इट इज कंबाइंड विथ आई, इसलिए ये बन गया है इमेजिनरी पार्ट। और एज कि रियल के साथ हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट आया है, इसलिए ये दोनों मिलके बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसलिए हम इसे रखते हैं सबसे टॉप में। समझ में आई बात? तो यहाँ देखो, इसके अंदर दो हैं रियल नंबर, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे पार्टीशन है, बहुत सारे पार्ट है। तो रियल नंबर में अगर मैं कुल मिला के देखना चाहूँ तो हर तरह के नंबर्स है, जैसे कि √3, राइट। यहाँ पे क्या है, पाई है जो कि क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। 4 है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। -9.1 है जो कि क्या है, फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर है ना, नेगेटिव में भी है। दैट मीन्स रियल नंबर के अंदर इस तरह के कोई भी नंबर्स मौजूद हो सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर के अंदर आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर लगा दो, दैट विल बी द इमेजिनरी नंबर। यू कैन सी i, -3i, 4i, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिक्स, यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। डन, ठीक है। अब जब हमने इमेजिनरी नंबर को भी समझ लिया, यहाँ रियल नंबर को भी समझ लिया है, तो अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी लिख डालेंगे, तो वो बनेगा इन दोनों का एक ग्रुप, और उसे ही बोलेंगे अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि देख लो, यहाँ से 2 उठ के आएगा, यहाँ से -3 आया, तो मिल गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से अगर मैंने 6 उठाया है, यहाँ से अगर मैंने 10i उठाया है, बीच में लगाया है प्लस, तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ से मैंने 1 लिया है, प्लस लिया है, यहाँ देख लो, दिस इज 1 + -√2 एंड हियर यू हैव टू जस्ट सी, आप बोलोगे यहाँ पे √-√2 ही है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट जस्ट सी, ध्यान दो यहाँ की क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर -2 है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर -1 भी है छुपा हुआ along with 2, तो क्या हो जाएगा ये, √2i। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट, कि कैसे हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। करेक्ट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बात करो, तो अगर पाई आ गया है यहाँ से और विथ -i, तब भी क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आइडिया लग गया आपको, समझ में आ गई बात कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब का सुपर सेट है। यस, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही क्या है, अपना रियल नंबर भी है और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर भी है। तो इसे समझने के बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा और डिटेल से, ठीक है, ताकि कोई भी यहाँ परेशानी रही ना जाए जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। तो एज यू कैन सी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके हैं 2 पार्ट, जो कि अभी अभी हमने देखा, रियल और साथ ही साथ इमेजिनरी, राइट। तो रियल, जहाँ पे सिर्फ रियल की बात करेंगे तो उसे हम प्योरली रियल भी बोलते हैं, और जहाँ सिर्फ इमेजिनरी की बात कर रहे हैं उसे हम प्योरली इमेजिनरी भी बोलते हैं। करेक्ट। तो क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिखना है तो आराम से Z से, इसको स्मॉल z से डिनोट किया जाता है। हालांकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैपिटल C लिख सकते हो, जैसे कि रियल नंबर के लिए कैपिटल R लिखा जाता है, और इमेजिनरी के लिए यहाँ पे कुछ एक फिक्स नहीं होता है कि इमेजिनरी में कैपिटल I से दिखाएं, राइट। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो दिस इज इमेजिनरी, तो जनरली IM लिखा जाता है, ठीक है। और हम जनरली जो आयोटा को डिनोट करते हैं ना स्मॉल i से, उसे जब हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, जैसे कि AC सर्किट जहाँ पे वोल्टेज करंट दोनों होते हैं, तो वहाँ आपको पता है कि I जनरली स्मॉल i जो होता है वो करंट के लिए डील करता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस I को J से कन्वर्ट कर देते हैं। गॉट इट। दैट मीन्स जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करो, वहाँ पे स्मॉल j जो है ना वही आयोटा का फॉर्म ले लेता है, ओके। अदरवाइज हर जगह हम स्मॉल i को ही दिखाते हैं कि ये आयोटा है, ओके। चलो डन। तो स्मॉल z जो है हमारे पास, या स्मॉल z बोलो, आप जो भी बोलते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a + iota_b, ठीक है। तो a + iota_b जो है यहाँ, इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, राइट। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ रियल पार्ट ऑफ दिस z, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी a। अगर मैं लिखूँ यहाँ कि व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी b। ध्यान रखना ये बात, बहुत सारे बच्चे गलती से इमेजिनरी पार्ट में आयोटा b दोनों ही लिख डालते हैं, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया कि आयोटा उसको बनाता है इमेजिनरी, राइट, बट b क्या है, वो रियल नंबर ही है, बट वो इमेजिनरी पार्ट है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, बिकॉज i के साथ है वो, ठीक है, इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट है। बट जब भी इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ऑफ z, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ b, ना कि आयोटा b। करेक्ट, डन। अब देखो यहाँ जो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा, यहाँ क्या मतलब है, अगर प्योरली रियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसा नंबर
समझ रहे हो बात? एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि प्योरली रियल हो। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2, 3, या तो हम पाई लिखेंगे या तो -7 लिखेंगे, यहाँ पे 18.9 भी लिख सकते हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन राइट हियर, है ना। तो कायदे से क्या समझ में आ रहा है, कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसका मतलब करेक्ट। अगर हम प्योरली रियल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी व्हाट, नथिंग बट 0। गॉट इट। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मैंने 2 लिखा है, करेक्ट, अगर 2 लिखा है और पूछूं कि क्या ये रियल नंबर है, बोलोगे यस। क्या ये नेचुरल नंबर है, सबका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये होल नंबर है, यस इट इज अ होल नंबर, सब बोलोगे ना यस। क्या ये इंटीजर है, यस इट इज अ इंटीजर, कैपिटल Z दिखा रही हूँ इंटीजर को, ठीक है। क्या ये रियल नंबर है, आप बोलोगे हाँ ये रियल नंबर भी है, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। ध्यान देना, आपका आंसर ऑलरेडी यहीं पे मौजूद है। क्या है ये, टेल मी क्विकली, जल्दी से बता दो कि क्या होगा आंसर। देखो अगर एक नंबर जो 2 है वो एज की नेचुरल नंबर भी है, बट फिर भी ये होल नंबर भी है, बिकॉज होल नंबर इज सुपरसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इंटीजर भी है बिकॉज इंटीजर इज सुपरसेट ऑफ होल नंबर। ये रियल भी है बिकॉज रियल इज सुपरसेट ऑफ इंटीजर। तो ऑफ कोर्स जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपना सुपरसेट है रियल नंबर का, तो ये 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, करेक्ट। और अभी भी आपने देखा भी था यहाँ पे जब हमने बात करी थी इस जगह पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या है, तो रियल नंबर भी है अलग से, इमेजिनरी नंबर भी है अलग से। इसके पीछे चले जाओ तो यहाँ पे भी क्या दिखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर राजा था। इसके अंदर सारी प्रजाएं इस तरह से है कि एक रियल नंबर है उसके अंदर सारा पार्ट है, और इधर अलग से एक इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल को टच नहीं कर रहा। अंडरस्टूड, समझ में आई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको इसकी बात की गहराई समझ में आई कि क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब भी हम बात करेंगे सिर्फ किसी रियल नंबर की, तो वो आराम से हम बोल सकते हैं इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ओनली द थिंग इज कि जब भी हम प्योरली रियल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट मस्ट बी 0। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। अब मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं 0, ठीक है, z इक्वल्स टू अगर मैं लिख दूं 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है, लिख सकती हूँ ना, मुझे लिखने में तो कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 लिखा है तो क्या ये इसके अंदर लाई करेगा या इसके अंदर। चलो प्योरली इमेजिनरी तो भी बताया नहीं है तो उसको मैं बताऊंगी, बट मुझे बताओ कि क्या जो z मैंने लिखा है यहाँ 0 प्लस आयोटा 0, तो क्या ये सही है, इसको सही प्लेस दिया मैंने, बताओ मुझे। क्या बोला था, इमेजिनरी पार्ट इज 0 इन द प्योरली रियल। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो हमें दिख रहा है भाई कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना इस z का, ये ऑफकोर्स 0 दिख रहा है। दैट मीन्स ये होना चाहिए प्योरली रियल। बट आपको क्या दिख रहा है ना कि 0 जो है, जो रियल पार्ट है वो भी 0 है, रियल पार्ट भी 0 है। दैट मीन्स कायदे से अगर इस z को z1 लिख देती हूँ मैं यहाँ, बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो अगर मैं z1 लिखना चाहूँ तो कायदे से z1 इक्वल्स टू सिर्फ 0 लिखूंगी तब भी चलेगा, है ना। और ये 0 क्या है, नाउ टेल मी, नाउ यू अंडरस्टूड। 0 कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर है, तो ऑफ कोर्स रियल नंबर है तो इसे तो मैं यहीं बिठाऊंगी ना, भले ही साथ में i0 आ गया। अगर इसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो मुझे i0 लिखना होगा। बट अगर मुझे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 0 लिखना है, तब भी ये समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट प्योरली रियल। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया अबाउट दिस, यस। अब चलते हैं प्योरली इमेजिनरी की तरफ। अब यहाँ आपको समझ में आई गई होगी सारी चीज़ें ऑलरेडी, बिकॉज आपने यहाँ प्योरली रियल समझा है। तो आपको पता है कि z को हम a प्लस आयोटा b बोलते हैं और प्योरली इमेजिनरी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ रियल का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। अगर रियल का नामो निशान नहीं होगा इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स यहाँ जो रियल पार्ट ऑफ z है, ओके, रियल पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट मस्ट बी 0। तो जब भी ऐसी कहानी आएगी हमारे पास उसे हम बोलेंगे दैट योर प्लेस इज दिस, ना कि वहाँ। ठीक है, समझ में आई बात। अब ले लो एक एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ आयोटा 2, क्या है ये, प्योरली रियल। अगर मैं बोलूँ आपको आयोटा 7, ये भी है प्योरली रियल। अगर मैं बोलूँ आयोटा 3.997, तो ये भी क्या है, आपका है प्योरली इमेजिनरी। नॉट मैं प्योरली रियल बोल रही थी क्या, अगर बोल रही थी तो बाय मिस्टेक इट वाज, समझ रहे हो आप कि ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी।
ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं प्योरली इमेजिनरी? जहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल है, जहाँ एक भी रियल पार्ट अवेलेबल नहीं है, दैट इज योर प्योरली इमेजिनरी। और ये भी पार्ट किसका है? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे अब इस 0 प्लस आयोटा 0 के बारे में बोलूँ तो क्या ये यहाँ पे भी आएगा क्योंकि रियल पार्ट इज 0? नहीं, बिकॉज अगर मैं इस Z1 इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 जो लिखी हूँ तो रियल पार्ट ऑफ Z1 तो यहाँ 0 है, बट साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज ऑल्सो 0, isn't it? जब दोनों ही 0 है तो कायदे से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो दिस इज नथिंग बट ओनली 0। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये यहाँ नहीं जाकर कहाँ जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली रियल के जगह पर ही जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ जैसे ही देखा रियल पार्ट इज 0 तो बोलेंगे भाई ये प्योरली इमेजिनरी है, बट कैन यू सी सम आई पार्ट? नो, इट इज नॉट। सो दैट्स वाई ये क्या है? एज की 0 कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर के अंदर आता है, ये फॉल करता है वहाँ, तभी ये क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, क्यों है, कैसे है, सबको समझ में आ गई ये बात? अब ध्यान रखना कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b लिख रही हूँ, कहीं कहीं पे देखोगे कि z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बस लिखने का तरीका है जो कि हर जगह हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी दिख सकता है, राइट? तो इट टोटली डिपेंड्स। कहीं कहीं पे मैंने बताया ना, जब आप वोल्टेज और करंट को डील करोगे तो जे होगा इस आई की जगह पे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि हम कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब इसको देखने के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत जगह पे बहुत सारे डिफरेंट जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे इसके क्वेश्चंस बहुत ही रहते हैं। आयोटा एंड इट्स इंटीग्रल पावर। ध्यान रखना, इंटीग्रल पावर है, ऐसा ही नहीं कि फ्रैक्शनल पावर भी है यहाँ। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम ध्यान से एक बार ही समझ लो इस टॉपिक को। आई एम श्योर फिर आपको ना कितना भी पावर में कुछ भी डाल दिया जाए, यू विल बी क्विकली सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। ओके, ध्यान देना यहाँ पे, इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो, कोई ब्रेक नहीं चलेगा अभी। ओके, चलो, तो क्या है आपको पता ही है, आई का मतलब मैंने पहले भी लिख रखा है, आपको पता भी है, अब तो याद हो गया होगा। दिस इज नथिंग बट आयोटा, और आयोटा के लिए हम क्या लिखते हैं? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट? दैट मीन्स आई का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका मतलब कायदे से कुछ नहीं, यही है आई अपना। ठीक है, ओके। आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। क्या होगा? करेक्ट, दैट विल बी नथिंग बट -1। डन, ठीक है। आई क्यूब का मतलब क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल राइट। अब आई तो आई है, आई स्क्वायर मतलब क्या है? -1। क्या हो गया ये? -1 इंटू आई, दैट मीन्स -i। क्लियर है सबको? ठीक है। अब i टू द पावर 4 का मतलब क्या है? क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, या तो मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल करेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया? -1। देख लो, आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है? +1। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट +1। क्लियर? ठीक है, चलो, तो क्या समझ में आया कि आई दैट मीन्स आई ही रहेगा, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, आई क्यूब का मतलब क्या हो जाता है? -i, एंड आई टू द पावर 4 का मतलब होता है 1। करेक्ट? तो ये चार चीजें रटने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, रटोगे तो आई एम श्योर प्लस माइनस में कभी ना कभी, आज नहीं करोगे गलती, बट 10 दिन के बाद अगर बिना आप रिवीजन के चले गए ना किसी के सामने और किसी ने क्वेश्चन पूछ डाला, देन ऑब्वियसली क्या करोगे ना, भूल जाओगे और गलती कर दोगे प्लस माइनस में इधर उधर और कुछ उल्टा पुल्टा लिख दोगे। इसलिए इसको रटो मत, बट इतना समझ लो कि x² + 1 से इसकी यहाँ पे खोज हुई थी, तो x² + 1 जैसे ही इक्वल करोगे 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी √(-1) और वो है आयोटा, और अगर वो आयोटा है तो i² का मतलब किसे नहीं समझ में आएगा? -1। i³ का मतलब किसे नहीं समझ में आएगा कि दिस इज -i, एंड i टू द पावर 4 का मतलब ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 दैट इज +1। डन, क्लियर? तो ये चार चीजें समझ गए आप? ओके, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में चलते हैं आगे। i टू द पावर 5 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? i इंटू आई टू द पावर 4?
बिल्कुल लिख सकती हो, आपको पता है पावर्स ऐड होते हैं आपस में। अब मुझे बताओ i टू द 4 तो अभी अभी हमने देखा क्या होता है 1, करेक्ट। 1 इंटू आई क्या हो जाएगा i ओनली, ठीक है। अब i टू द पावर 6 को क्या मैं लिख सकती हूँ i स्क्वायर इंटू आई टू द पावर 4, बिल्कुल लिख सकती हूँ। i 4 1 होता है, i स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या हो गया ये -1, ठीक है। i टू द पावर 7 को क्या मैं लिख सकती हूँ i क्यूब इंटू आई टू द पावर 4, ऑफ कोर्स आई कैन। तो i 4 तो हो गया आपका 1, i क्यूब का मतलब क्या होता है नथिंग बट -i, है ना, ठीक है। अब i टू द पावर 8 को क्या मैं लिख सकती हूँ i टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया नथिंग बट दिस इज ऑल्सो 1 इंटू 1 का मतलब 1, करेक्ट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो दोनों ही पैटर्न पे, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें मिली थी i, ठीक है, -1 देन -i और फिर 1, और यहाँ क्या मिला i -1 -i और फिर से 1, दैट मीन्स इट इज रिपीटिंग द वैल्यू, isn't it? Are you getting the concept about this? अब देखो i टू द पावर 9 का खेल, क्या मैं इसे i इंटू आई टू द पावर 8 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। और i टू द पावर 8 का मतलब i 4 को ही मैंने डबल करा, करेक्ट, स्क्वायर किया उसको, इसका मतलब वो भी 1 ही है। 1 इंटू आई क्या हो जाएगा फिर से i, देखो यही तो यहाँ पे था, है ना। अब यहाँ i टू द पावर 10 का मतलब i स्क्वायर इंटू आई 8 बिल्कुल लिख सकती हूँ, और i कुछ नहीं बल्कि क्या होगा 1 होगा, इसका मतलब i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ, क्लियर है, ठीक है। i टू द पावर 11 को अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू आई टू द पावर 8, अगेन ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू आई क्यूब, इसका मतलब -i, गॉट इट। सिमिलरली i टू द पावर जो यहाँ पे 12 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, ये भी कुछ नहीं बल्कि क्या हो गया है 1। तो कैन यू सी, हर जगह जब भी ये मल्टीपल ऑफ 4 में आता है तो वैल्यू देता है 1, और जब भी याद रखना कि किसी भी पावर में अगर मल्टीपल ऑफ कुछ भी अगर आ जाता है आपका एक बारी 1, अगर पावर में आप कुछ वैल्यू रखते हो और ये 1 देता है, तो 1 के बाद फिर से उसकी वैल्यू जो आई हुई थी ना वो रिपीट होती है, ठीक है। तो एज वी आर डीलिंग विथ आयोटा, तो आयोटा में क्या दिखा हमें कि जैसे ही पावर 4 आता है और 4 का मल्टीपल दिखता है तो वैल्यू क्या मिल रही है 1, इसका मतलब फिर से अगर मैं 13 पे जाऊंगी तो वैल्यू क्या होगी, करेक्ट, दिस विल बी i। अगर मैं 14 पे जाऊंगी तो क्या वैल्यू मिलेगा -1, 15 पे जाऊंगी तो क्या मिलेगा -i, 16 पे फिर से वो 4 का मल्टीपल हो गया तो क्या मिलेगा 1। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मतलब आइडिया लग रहा है कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ तो एक जनरलाइज फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और दिस इज नथिंग बट योर जनरल रूल। तो ये आ गया अपने पास जनरल रूल, उछलता कूदता। क्या बोल रहा है ये, देखो जरा ध्यान से। जब भी हम i टू द पावर n, कोई भी n पावर में ले लो आप, ठीक है, जब भी i टू द पावर n है तो उसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम ट्राई करेंगे कि n को ना हम यहाँ 4 के मल्टीपल में यहाँ उसे कन्वर्ट कर दे, ब्रेक कर दे। दैट मीन्स अगर मैं सोच लो कि i टू द पावर, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, i टू द पावर अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे 23 लिख दूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ कोशिश करूँगी कि इस 23 को कैसे 4 के मल्टीपल में ब्रेक किया जाए। क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, देखो क्या होता है, 4 5 या 20 होता है, हमें पता है। दैट मीन्स i टू द पावर 4 इंटू 5 20 प्लस कितना हो गया 3, करेक्ट। दैट मीन्स हमने इसे 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म दे दिया, i टू द पावर 4k प्लस r होगा ना, यस। अब यहाँ ये जो k है, यहाँ जो यहाँ दिख रहा है कि 4 के साथ 5 मल्टीपल हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये जो k है वो कुछ नहीं बल्कि हमेशा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, होगा ना। जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं 4 हाफ जा, ऐसा तो नहीं पढ़ते ना, 4 1s बोलते हैं, 4 2s बोलते हैं, 4 3s बोलते हैं, ऐसे होता है, हाफ्स तो नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम टेबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो जब हम इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात कर रहे हैं, पावर में भी इंटीजर होना चाहिए, तो इसे इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। तो जब भी इसे इस तरह से ब्रेक किया जा रहा है तो 4k प्लस r जो है, अब जो भी ये r की वैल्यू होगी, एज यू कैन सी यहाँ जो भी r की वैल्यू है जो कि 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो ये 4 इंटू 5 इंटू आई टू द पावर 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और आपको पता है आई टू द पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी हो, वैल्यू कितनी होगी 1, और इंटू मल्टीप्लाई कितना करेंगे i क्यूब,
राइट, इतना ही रहेगा। इसका मतलब आई क्यूब ही इसकी वैल्यू सिर्फ हुई, और आई क्यूब का मतलब हमें पता ही है कि क्या होता है माइनस आई, तो आंसर क्या हो गया है माइनस आई। क्लियर, बात आई समझ में आपको? यस। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जनरल रूल क्या बता रहा है कि जब भी आप 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करते हो तो जो भी 4k के बाद प्लस में जो भी वैल्यू आएगी वॉट एवर इट इज, एंड ऑफकोर्स इट विल बी वॉट, आइदर इट विल बी 1, 2 और 3, यही होगा ना, या तो 0। करेक्ट, तो 0 हुआ तो कोई गली नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 ही आएगी। बट अगर 1, 2, 3 आता है दैट मीन्स आई टू द पावर या तो 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा। क्लियर, या तो 0 होगा। राइट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स अब आराम से इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, समझ में आ गई ये बात अच्छे से? अब देखो कि अगर हम गलती से भी यहाँ बोल दें इंटीग्रल मल्टीपल है, ये नहीं बोला गया है कि नेचुरल मल्टीपल, ठीक है ना, यहाँ पे पावर में बोला गया है इंटीजर होना चाहिए, बट ये नहीं बोला गया है कि नेचुरल ही होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव में। तो इंटीजर के अंदर तो हमारे नेगेटिव भी आते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आई टू द पावर -1, तो क्या करोगे? ध्यान रखना, आई टू द पावर -1 का मतलब अगर किसी के ऊपर भी पावर हम -1 लगाते हैं तो क्या होता था, यहाँ पे बस हो जाता था 1/i टू द पावर जो भी पावर रखे हो 1, यही होता था ना। यस, तो यहाँ से हमारे पास 1/i हो गया है। अब 1/i जो हुआ है ना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? बिकॉज आपको पता है आई का मतलब है क्या। कायदे से अगर मैं आई के बारे में बात करती हूँ तो दिस इज आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। करेक्ट, और याद करो जब हम कैलकुलेशन करते थे मैथ्स में, तो जब भी 1/√2 आता था तो हम क्या करते थे, क्या इसी फॉर्म में छोड़ते थे? नहीं, वी यूज टू रैशनलाइज इट। हम √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते थे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते थे ना। राइट, क्योंकि हम क्या बोलते थे, डिनोमिनेटर में जो है ये स्क्वायर रूट टाइप की चीज़ें, क्यूबिक रूट टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं किसी को, ठीक है, तो इसलिए हम उसको रैशनलाइज कर देते थे। तो सिमिलरली अगर आई का आप ओरिजिन देखो तो वो है क्या, आयोटा जो है वो भी तो स्क्वायर रूट ही है ना, तो उसके साथ क्यों इतना डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें इसे रैशनलाइज कर देना होगा। कैसे रैशनलाइज हो जाएगा? ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करके, बट हमें तो पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली राइट आयोटा। तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आयोटा अपॉन आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है -1, दैट मीन्स इट विल बी नथिंग बट -i और नॉट। यस, इट विल बी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स अगर हमारे पास पावर में नेगेटिव भी है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से 1 दैट पावर ले लो और फिर उसको जिस तरह से आप जनरल रूल लगा के सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो। सो दिस जनरल रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये फॉर्म अगर समझ चुके हो तो ये जनरल रूल अपने आप ही दिमाग में आ गया होगा, है ना। अब चलो, अगर मैं बोलूँ आई टू द पावर -3 निकालना है तो मुझे बताओ क्या वैल्यू होगी। इसको निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई क्यूब, 1/i क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेल मी ईजीएस्ट फॉर्म। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जो भी इजी फॉर्म बन सकता है ना वो करेंगे अप्लाई। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ आयोटा से और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, नाउ टेल मी, ऊपर रहा आयोटा, नीचे आ गया आयोटा टू द पावर 4। आई टू द पावर 4 सबको पता ही है कि दिस इज नथिंग बट 1, तो ये क्या हो गया, नथिंग बट आई ओनली। गॉट द आइडिया? समझ में आ रही बात कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? तो बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर? अब आयोटा टू द पावर अगर मैं बोलूँ -4, क्या होगा, 1/i टू द पावर 4, एंड दिस इज नथिंग बट 1 ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? बस इतना ही काम करना है। और इसके बाद आप ये ध्यान में रख लो, ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम आयोटा और -1 लिखते हैं, जैसे कि ये आयोटा था तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया, आयोटा टू द पावर -1 करने पे -i आता है। करेक्ट? तो ये ध्यान रखना, जो हम लिखते थे ना x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे बोल देते हैं दिस प्लस नॉट दिस i, दिस इज -1। ठीक है, तो इसको चेंज करने तो पहले मुझे ओके, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं ना कि दिस होल थिंग इज आयोटा, बट कैन यू सी द डिफरेंस? ये जो स्क्वायर रूट ऑफ i है -1 है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि इसको x की वैल्यू जो है प्लस माइनस यहाँ आयोटा है। तो जब प्लस i है इसका मतलब दिस इज द वैल्यू, जब माइनस i है इसका मतलब दिस इज द वैल्यू। दैट मीन्स i टू द पावर -1 बोल लो या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 बोल लो।
क्लियर। तो सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ही डिफरेंस पता चलता है कि कहाँ पे हमें किसे लेना है और क्यों हम कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। सबके पीछे कुछ एक लॉजिक है, एक रीज़न है, ठीक है। तो अगर ये समझ चुके हो ना तो चलो फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी आयोटा के ऊपर, कुछ भी पावर में डालेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आता है। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उससे भी ज़्यादा आप खुद से कुछ भी ले लो पावर में और उसकी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कि क्या आता है। और इन सारे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो देख सकते हो यहाँ पे अपने पास आयोटा तो है विथ डिफरेंट फॉर्म, देख सकते हो ढेर सारे पावर्स है उसके पास डिफरेंट। तो जल्दी से कोई अपने वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर मैच करो मेरे आंसर के साथ कि क्या आपका आ रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके पास आंसर एकदम सही आएगा बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। लेट मी सी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। दैट मीन्स जब भी अपने पास पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है इसका मतलब i टू द पावर 98 क्या करना था आपको, जो भी है i की पावर में उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यू कैन सी 2 टाइम्स होगा 2, उसके बाद 4, तो 24 इंटू 4 प्लस क्या रिमाइंडर बच रहा है 2, इजंट इट। तो जो भी रिमाइंडर बचता है इसलिए हमने वहाँ पे क्या दिखाया था 4k प्लस r के फॉर्म में, r फॉर रिमाइंडर, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो गया ये i टू द पावर 24 इंटू 4 मतलब 4 का मल्टीपल है। कुछ भी कर लो पावर में, जब क्या होगा जब 4 का मल्टीपल रहता है तो वैल्यू आपको 1 देता है, करेक्ट। इसका मतलब 1 इंटू क्या हो गया आई स्क्वायर ओनली। और यही तो बताया था रूल में, जनरल रूल क्या था, यही था ना, जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हो, जब फैक्टराइज करते हो इस तरह से तो जो रिमाइंडर बचता है आई की पावर में सिर्फ उतनी ही बातें बचेंगी, तो आई स्क्वायर बना। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो सबको पता ही है, दिस इज नथिंग बट -1। तो हो गया आंसर डन, क्लियर। तो चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ क्या है -197 है पावर में, क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले आओ, 1/i टू द पावर 197 हो गया है ना। तो जैसे ही ये वाली कहानी हमने करी यहाँ कंप्लीट, अब मुझे बताओ क्या करना है। अब कुछ नहीं, जैसे सॉल्व करते थे नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करना शुरू करो। तो चलो 4 से हमने अगर डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 होता है, लिख सकते हैं। उसके बाद 3 7 बचा, बट 4 9 जा 36 होता है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 49, करेक्ट, यही होगा ना, है ना। प्लस हमारे पास क्या बचा, सिर्फ रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब 1/, हम क्या लिखेंगे आई ओनली, करेक्ट, यही होगा ना। और आपने अभी भी देखा था 1/i का मतलब क्या होता है -i। ऐसे भी नहीं समझ में आया, याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या बताया था मल्टीप्लाई करो i से ऊपर भी नीचे भी, क्या स्क्वायर का मतलब -1 क्या हो गया -i, क्लियर। चलो तो ये भी हमने कर लिया डन। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेती हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैंने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया, चलो इसके लिए भी कलर चेंज कर ले, ओके ये कलर लेते हैं। i टू द पावर है 9 प्लस i टू द पावर है 19, क्या हो जाएगा देखो, i टू द पावर 9 को क्या लिख सकती हूँ 4 का मल्टीपल में अगर देखो तो 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे बचा 1, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड इट कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3, यही होगा ना, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज 8 मतलब 1, इसका मतलब i टू द पावर 1 और प्लस यहाँ से i टू द पावर 3। अब i टू द पावर 1 मतलब i ओनली और i क्यूब का मतलब -i, क्या आंसर आया 0। कैन यू सी, सुपर इजी, यस। चलो ठीक है, अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, ओके। क्या है अपने पास, यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन का स्पेस में रख चुकी हूँ 5 के लिए, ये बुक है इसके लिए। चलो तो माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, नहीं मैंने गलत लिख दिया, तो चलो इसको फिर से लिखा जाए, ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यहाँ 1 है टू द पावर 4n प्लस 7 है। दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इजंट इट, बट अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो दिस विल बी सुपर डुपर इजी। जस्ट सी स्क्वायर रूट ऑफ -1, जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया क्या हो गया, ये -i और नॉट, यस बिकॉज माइनस साइन पहले से है तो इसकी जगह पे तो सिर्फ i ही लिखूंगी ना, मैं आयोटा ही लिखूंगी, तो क्या हो जाएगा दिस इज नथिंग बट -i टू द पावर 4n प्लस 7। ऑलरेडी ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें हमें कन्वर्ट करना था,
इसका मतलब माइनस आई टू द पावर सिर्फ 7 लिख सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई कैन डू, कैन वी राइट हियर माइनस आयोटा टू द पावर 4n प्लस, ये देखो इसको मैं 4 + 3 लिख सकती हूँ ना, बिकॉज इसके अंदर भी 4 छुपा हुआ था, बिल्कुल। नाउ कैन आई राइट माइनस आयोटा टू द पावर 4, अगर मैं कॉमन लूँ तो दिस इज नथिंग बट n+1। इसका मतलब अगर n इंटीजर है तो ऑफकोर्स n+1 भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा कोई, करेक्ट, क्लियर है, ओके। नाउ +3 है यहाँ, इसका मतलब अब कुछ नहीं, इस पूरे को मैं आराम से एलिमिनेट कर सकती हूँ, बिकॉज कुछ भी 4 के मल्टीपल में है, अगर इंटीग्रल मल्टीपल में है तो वैल्यू क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये पूरे की वैल्यू, और 4 एज की क्या है, इवन है, तो मतलब क्या होगा, इवन है तो माइनस के ऊपर भी पावर जाएगा तो आपको +1 ही देगा, करेक्ट। तो दैट्स वाई दिस विल बी 1। अब बचा क्या, माइनस आई टू द पावर सिर्फ और सिर्फ ये 3। अब -1 के ऊपर अगर पावर 3 है तो -1 आएगा, करेक्ट, ठीक है। और आई क्यूब का मतलब हमने देखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आयोटा आ गया है, तो दैट मीन्स आंसर इज ओनली आयोटा। आई एम श्योर आपका भी आंसर यही आया होगा, करेक्ट। चलो अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अब करते हैं द लास्ट वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना। इसके पीछे आपको एक रूल भी जनरेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। देखो क्या है अपने पास, यहाँ क्वेश्चन में है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 टिल चलते चलते हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, आयोटा टू द पावर 20, ओके, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसे लिखने का एक और तरीका ऐसा भी हो सकता है, आयोटा टू द पावर n, और n इक्वल्स टू 1 to 20। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए तो घबराना मत, समेशन बस यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है, इसका मतलब यही होता है i से लेके i टू द पावर जो n रखा है, n की वैल्यू 1 से 20 जा रही है, इसका मतलब एक्सपैंड करने पे वैल्यू इतनी ही आती है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ओके, ठीक है। अब देखो जब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है तो सबसे पहले ये देखो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू आयोटा 4, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो क्यों ना हम निकालना शुरू करें। ये हो गया अपना आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, ठीक है। आई क्यूब दैट मीन्स, चलो मैं ये प्लस नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली लिखती हूँ वैल्यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, आई क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, आई टू द पावर 4 का मतलब होता है 1, करेक्ट। तो मैंने आयोटा से लेकर आयोटा 4 तक की वैल्यू लिख डाली है, ओके। और अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो ये 1 कैंसिल हुआ -1 के साथ, आई कैंसिल हुआ -i के साथ, बचा क्या अपने पास, 0। कैन यू सी हियर, दैट मीन्स ये 4 टर्म जो आपस में ऐड हुए थे वहाँ से हमें वैल्यू मिली है 0। नाउ जस्ट सी, आगे के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आयोटा टू द पावर 4 6 7 8, तो अगर मैं यहाँ से आयोटा टू द पावर 4 कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या मैं यहाँ आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 लिख सकती हूँ, देख लो मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल लिख सकती हूँ, यस यू नो दिस, है ना। प्लस हम टिल जा रहे हैं I20 तक, है ना, तो चलो I20 कार नहीं, I20, ठीक है, आई टू द पावर 20। चलो अब फिर से देखो कि ये जो आपने ऐड करा इसकी वैल्यू तो हमने अभी भी चेक की है, क्या है ये वैल्यू, 0। दैट मीन्स अगेन ये पूरा का पूरा टर्म आपको क्या दे रहा है, 0, राइट। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज नथिंग बट योर 1 ओनली, दैट मीन्स क्या होगा, 0। अब यहाँ से भी 0, आगे देखो तो फिर से ये कुछ पेयरिंग में दिख रहा है, 9 से चलेंगे हम आगे तक, कहाँ तक, 9 10 11 12 तक, करेक्ट। तो 12 तक वहाँ पे भी आपको 0, फिर उसके बाद आगे चलोगे तो 13 14 15 16 तक जा रहे हैं, वहाँ भी 0, 17 18 19 20, दैट मीन्स 4 के पेयर में अपनी कहानी खत्म हो रही है और हर जगह में वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है 0। कितने जीरोज मिलेंगे, 5 0, बिकॉज यू कैन सी अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स आ रहा है और 4 के फॉर्म में हमने ब्रेक करा है, दैट मीन्स 5 0 ऐड होके कुछ नहीं बल्कि बड़ा सा 0 दे रहा है आपको आंसर, क्लियर है। तो क्या समझ में आया, हमेशा ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट के जैसे इसे याद रख लो आप कि जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा will give you
0, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यू, ठीक है ना, जैसे आप मैसेज में लिखते हो, ठीक है। दैट मीन्स जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई भी आयोटा के हम ऐड करते हैं पावर में, दैट मीन्स इसको इस तरह से मत समझ लेना कि सेम मैंने रटने के लिए लिख दिया है, आपको समझाने के लिए लिखा है। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव पावर टर्म्स ऑफ आयोटा आर एडेड, देन इट विल गिव यू 0। इसका मतलब आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू आपको हमेशा मिलने वाली है 0, और आप इसे ही यूज़ करने वाले हो हर जगह जब भी आपको इस तरह के समेशन वाले कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं या यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, एकदम अपने दिमाग में फिक्स कर लो, एक कोने में इसको चिपका लो, और नहीं भी चिपका रहे हो तो ये बस आइडिया रखना कि जब भी इस तरह के टर्म आते हैं अपने पास और जब वैल्यू पुट करते हो नॉर्मली तो यू आर गेटिंग 0। तो ऑफ कोर्स जब ऐसा कुछ आता है ना तो दिमाग में बस आइडिया आना चाहिए कि भाई वैल्यू तो 0 ही आती है, तो इसको क्यों ना हम उस फॉर्म में ब्रेक करके दिखें। अदरवाइज ऐसे क्या होता, आप हर जगह इसको सॉल्व करते रहते हो सकता गलती से एक भी पॉइंट पे आप मिस कर देते एक वैल्यू और आपके पास 0 आंसर, मतलब गलती हो जाती है आपके पास, ठीक है। ओके, तो चलो करते हैं एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा सॉल्व। और ये देखो, ये आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर माइनस n, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, इज इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एंड यू कैन सी कि आंसर में क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी लिखा जाता है दैट मीन्स 0 and 2, 0 and minus 2i, दैट मीन्स दीज आर सेपरेट थिंग्स। ऐसा नहीं कि इसे इंटरवल कंसिडर कर लेना, इंटरवल के लिए या तो आपके पास कैपिटल ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट होगा, या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट होगा, तभी वो इंटरवल है। अदरवाइज ये जो है ये आपको बताता है कि पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट -2, 0 and 2, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, अब चलो यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू हमें निकालना है किसका, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर माइनस n, है ना, यही है। ओके, अब देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले n के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बस ये पता है कि भाई n क्या है, एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, वॉट एवर इट कैन बी, है ना। तो यहाँ पे अपने पास कुछ केसेस हम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कि अगर मैं यहाँ पे केस 1 ले लूँ, जहाँ पे मैं इसे कंसिडर करूँ, क्यों मैंने केसेस लिया, बिकॉज इंटीजर, यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है ना। बट हमें पता है कि वी आर डीलिंग विथ आयोटा, और आयोटा में जो वैल्यूज है ना वो रिपीट करती है आफ्टर 4 का मल्टीपल जब पावर में होता है, ठीक है, समझ रहे हो। दैट मीन्स 4 के मल्टीपल में इसका हम कुछ मैजिक लगा के काम निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यूज आएगी। दैट मीन्स अगर मैं n जो यहाँ पावर में है, जो कि दोनों जगह एक ही है, अगर मैं लेट अस अज्यूम केस 1 में बोल दूं कि n इज नथिंग बट 4 का मल्टीपल k, जहाँ k क्या है, कोई भी बिलोंग करता हुआ एक इंटीजर से है वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स जब भी ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है, n की वैल्यू हो सकती है ना, इंटीजर है, दैट मीन्स इंटीजर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 16 भी, -24 भी, वॉट एवर इट कैन बी। तो दैट मीन्स 4 का मल्टीपल जब भी होगा n, तो फिर अपने पास लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे ये जो सेट है इसे मैं कंसिडर कर ले रही हूँ आंसर से, ठीक है, ए से, ए में है, ओके। तो जब भी ये है, सो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा टू द पावर 4k प्लस आयोटा टू द पावर -4k। एंड यू नो कि जब भी 4k पावर में होता है वैल्यू होती है 1, -4k भी है तब भी तो 1/i टू द पावर 4k होगा, मतलब वहाँ पे भी वैल्यू 1। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 1 + 1, दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है। तो केस 1 में हमने वैल्यू निकाल ली कि 2 है, और आपको दिख भी रहा है कि भाई मिलता जुलता आंसर आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। चलो अब चलते हैं केस 2 के ऊपर। तो जब केस 2 की बात करें तो ये हो सकता है ना कि n की वैल्यू 4 का मल्टीपल k ना हो के उससे 1 ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है ना, राइट। चलो अब ये हो गया, और दूसरा फिर तीसरा केस क्या ले सकते हैं बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा। यस, हम लोग ले लेंगे 4k + 2, फिर ले लेंगे 4k + 3, काम खत्म। 4k + 4 लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 4k + 4 का मतलब अगेन वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, डन। चलो तो जब ये वाली बात हमने करी, अब इसके बाद देखो क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा टू द पावर 4k + 1 एंड प्लस यहाँ पे आयोटा टू द पावर -4k + 1, ठीक है, ये माइनस कॉमन में है,
ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1, क्या बताया था 4k को छोड़ के जो है बस वही आएगी वैल्यू, तो आयोटा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ -4k है, और दैट मीन्स देख लो यहाँ पे कैसे समझोगे, -4k दैट मीन्स सेम ही बात है, कोई डिफरेंस है ही नहीं उसमें, उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो आयोटा टू द पावर बस -1 हम लिखेंगे, तो आयोटा टू द पावर -1, एंड यू नो आयोटा प्लस, और अभी अभी देखा था हमने कि आयोटा टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली वी कैन राइट, ये वाला माइनस आगे लगा दो, दैट मीन्स माइनस आयोटा। सॉल्व करना पता ही है आपको, 1/i कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो रैशनलाइज करने के लिए, दैट मीन्स वी आर गेटिंग माइनस आयोटा एंड दिस इज नथिंग बट 0। तो दूसरी वैल्यू भी अपने पास आ गई है 0, यू कैन सी भाई वो भी आंसर में है ना। बट अभी तक हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचे बिकॉज अभी भी 2 केसेस बाकी हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब केस नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए ज़रा, यहाँ n इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 4k प्लस 2। जैसे ही हमने ये बात की तो a की वैल्यू अब कितनी हो गई है, देखो आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 एंड यहाँ पे आयोटा टू द पावर -4k प्लस 2, है ना। अब यहाँ से भी ये आ गया आयोटा टू द पावर 2 और ये हो गया आयोटा टू द पावर -2, डन। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा टू द पावर 2 का मतलब कितना होता है -1, और इसका मतलब 1/आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से भी -1, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। कैन यू सी, यस करेक्ट। तो आप देखो अगर यहाँ से मैच करने की कोशिश करोगे तो यू कैन सी कि -2, 0 एंड 2, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, बट अभी भी एक केस लेफ्ट है। तो चलो उस केस को भी क्यों छोड़े अकेला, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो केस नंबर जो 4 है अपना, वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे n की वैल्यू हम ले सकते हैं 4k प्लस 2 तक गए थे, 3 तक, और जहाँ k क्या है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा टू द पावर 4k प्लस 3 एंड देन प्लस आयोटा टू द पावर -4k प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका मतलब करेक्ट आयोटा टू द पावर 3 एंड देन प्लस आयोटा टू द पावर -3, है ना, यही होगा। आयोटा क्यूब -i होता है, यहाँ से आई टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, माइंड कुछ नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो i से, यहाँ भी i से, कितना आ गया आई टू द पावर i अपॉन आयोटा टू द पावर 4 दैट इज 1 ओनली, दैट मीन्स यहाँ से -i प्लस i एंड दैट इज नथिंग बट 0। तो व्हाट यू कैन सी 0 अपने पास 2 बार आ गया है, तो ऑफकोर्स एक ही बार लिखते हैं हम, सेट में लिखते हैं ना, ये तो एक सेट ही है जो आंसर दे रहा है आपको। सो देयरफॉर योर आंसर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, 0 एंड 2 एंड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन डी। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर था ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। यस, तो देखो क्वेश्चन को समझो और फिर उसे सॉल्व करो, आई एम श्योर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे है क्वेश्चन में कन्वर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू a प्लस आयोटा b फॉर्म। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्शन का क्वेश्चन है एंड यू कैन सी राइट 5 आयोटा इंटू -7/5 आयोटा इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो क्या बताया था आपको, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही फॉर्म होता है। आपको और भी फॉर्म्स मैं बताने वाली हूँ आगे, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी यू हैव टू सी कि कैसे हम उसे पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और सब कुछ हम लोग देखेंगे अच्छे से कि कैसे हम एंगल निकालते हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। बट अभी एकदम बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ो सो दैट कि इस टॉपिक में ना वापस फिर से मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े आपको। ओके चलो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इसको पढ़ना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि एकदम आसान लगना चाहिए, पहले ही प्रॉमिस करा है मैंने। ओके चलो, क्या है, इस पूरे टर्म को हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है ना 5 आयोटा -7/5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया हुआ टर्म, इसे पहले लिखते हैं कि होता क्या है ये। तो क्या हो गया, 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना हमेशा जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे यहाँ पे भी बस वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 के साथ जब -7/5 को मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल, क्या बचेगा -7, और ये आयोटा था, यहाँ पे भी आयोटा था, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर हो गया है। करेक्ट, समझ रहे हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फाइन, तो जैसे ही -7 आयोटा स्क्वायर हुआ, अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, है ना। तो यहाँ पे -1 लिख दिया हमने। अब -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +7।
तो वैल्यू कितनी आ गई है +7, जो कि क्या है, एक रियल नंबर। अब कुछ याद आ रहा है, अगर मुझे इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली करना क्या है, एक रियल नंबर है जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बस डेकोरेट करके लिख देना है। सो कैन वी राइट दिस एज 7, एज कि ये प्योरली रियल नंबर है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, 0। सो कैन वी राइट लाइक दिस, यस। सो दिस इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस इज a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म। बस हो गया, इतना ही काम करना था आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात, यस। तो चलो अब देखते हैं एक और भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे देन यू आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। चलो क्या है, साइन इनवर्स z-1 अपॉन आयोटा, ठीक है, वेयर यहाँ लिख दिया गया है। क्यों मैंने आयोटा पढ़ा, बिकॉज ये ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो मुझे तो पता ही भाई ये आयोटा है। आप कैसे समझोगे कि आई है या आयोटा, वेयर z इज अ नॉन रियल। जैसे ही बोला गया नॉन रियल, इसका मतलब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ रियल नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी के साथ रियल मिक्स हो सकता है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ठीक है। कैन बी द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स समथिंग कैन बी द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जब कि कौन सा कंडीशन अपना फुलफिल होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, जहाँ यहाँ पे z बोला गया है नॉन रियल है, और हमें पता है जब हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो उसके एंगल के लिए रियल नंबर होना ज़रूरी है ना। और रियल के साथ साथ हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो है तो उसके एंगल की जब मैं बात करूँगी तो वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में ही लाई करनी चाहिए, है ना। ये सारे टर्म्स कंडीशंस हमें पता है, करेक्ट। अब एज की वी आर डीलिंग विथ साइन इनवर्स, तो जब साइन इनवर्स के बीच में मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि साइन इनवर्स सबसे पहले तो क्या है, एंगल तब देगा जबकि ये इसके डोमेन में लाई करेगा। और साइन इनवर्स का डोमेन अच्छे से बताया हुआ था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्या होता है, आई एम श्योर आपको याद है, करेक्ट, -1 to 1। जो ये वैल्यू है z-1 अपॉन आयोटा की, ये किसके बीच में लाई कर सकती है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ द एंड्स, करेक्ट। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, वी हैव द फर्स्ट कंडीशन एज z-1 अपॉन आयोटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, करेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि ऑफ कोर्स अगर -1 से 1 के बीच में है और z-1 अपॉन आयोटा है तो ये वाली वैल्यू रियल भी होनी चाहिए, करेक्ट, ये भी है। दैट मीन्स एंड z-1 अपॉन आयोटा मस्ट बी रियल। हम इमेजिनरी के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे एंगल के लिए, करेक्ट। तो दो कंडीशन अपने पास उठ के आ गई है। अब इस दोनों कंडीशन से आप वैल्यूज निकालो, सॉल्व कर लो, हो गया आपका काम खत्म, करेक्ट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले मैं बता दूं, जब भी z है ना तो ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेट अस अज्यूम जो z है, स्मॉल z, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल है, उसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देती हूँ a प्लस आयोटा b, ठीक है, मान सकती हूँ। सो देयरफॉर अब जो ये a प्लस आयोटा b है, ये अब मैं लिखूँ अगर इस फॉर्म में, दैट z-1 अपॉन आयोटा मस्ट बी रियल बोल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि z-1 अपॉन आयोटा दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b -1 अपॉन आयोटा हो गया है ना, यही मतलब है, मस्ट बी रियल, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, तो ये मस्ट बी रियल, ठीक है, ये हमें समझ में आ गई बात कि ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा। तो अब यहाँ से देखो कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं -i से यहाँ पे +i से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँ नीचे भी करूँ तभी ये रैशनलाइज होगा, करेक्ट, यू नो दिस, राइट। तो जब हम यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं अभी लिख देती हूँ, तो कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पे पहले तो इसे जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके मैं लिखूं तो दिस इज नथिंग बट आयोटा b अपॉन आई। अब यहाँ मैंने i और माइनस यहाँ पे भी i से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी व्हाट,
यहाँ से हो गया a माइनस 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी अपॉन यहाँ क्या हो गया है आई स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर, एंड यू नो कि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, करेक्ट। अब यहाँ -1 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ यू कैन सी आयोटा स्क्वायर इज अगेन देयर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया b, और यहाँ पे हो गया है माइनस ऑफ a माइनस आई नॉट 1 इंटू आयोटा। ठीक है, इतनी कहानी है। तो अपने पास ये सारा कुछ हो चुका है। अब देखो इसका मतलब हमने क्या लिखा था, दैट जो भी हमने यहाँ वैल्यू निकाली, जो z माइनस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हमने निकाली है, वो आके आ गया है यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में b माइनस a माइनस 1 आयोटा, करेक्ट। ये भी एक z है ना। ये अगर z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी हमें क्या दिख रहा है कि कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये रियल होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज नथिंग बट z1, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स जस्ट एज्यूम इट कि ये z1 है, सो देयरफॉर z1 मस्ट बी रियल इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी इमेजिनरी वैल्यू है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z1 मस्ट बी 0, करेक्ट, यही आ रहा है। और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z1 इज नथिंग बट व्हाट, a माइनस 1, करेक्ट। माइनस को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a माइनस 1 इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस 0 कुछ भी करो तो 0 ही होता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मस्ट बी 0, इसका मतलब a माइनस 1 मस्ट बी 0, इसका मतलब a मस्ट बी 1, करेक्ट। और ध्यान से अगर देखोगे आप तो यहाँ से क्या समझ में आया, a इक्वल्स टू 1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस z जो है, जिसको हमने अज्यूम किया था कि जो z यहाँ पे मौजूद है वो है a प्लस आयोटा b, तो a क्या है, इसका रियल पार्ट है या नहीं, यस। एंड यू कैन सी कि आंसर में भी इस तरह से ही लिखा गया है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया यहाँ 1। तो हमने एक कंडीशन निकाल दिया है दैट रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी 1। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दैट मीन्स अभी भी हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ इन दोनों में से हमें अभी भी आंसर चाहिए करेक्ट फॉर्म में, राइट। तो हमने आधा क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। अब निकालते हैं दूसरा कंडीशन, और ऑफ कोर्स आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास दूसरा कंडीशन आ सकता है ना। तो चलो अब यहाँ से अगर हम दूसरा कंडीशन देखने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, z माइनस 1 अपॉन आयोटा, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास इतनी वैल्यू आई थी, दैट मीन्स इसको भी जब हमने सॉल्व किया था तो इतनी वैल्यू आई थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, करेक्ट। इसी को तो हमने सॉल्व किया था और सॉल्व करते करते हम यहाँ पे पहुँचे थे z1 पे, है ना। तो जो z1 पे पहुँचे थे वो हमारा इसी का रिजल्ट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, दैट z1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहाँ से देखो अगर z1 की मैं बात करूँ कि मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से एज वी नो कि हमने इस z1 का a माइनस 1, दैट मीन्स इसकी जो इमेजिनरी पार्ट थी उसे हमने 0 कर लिया था, बिकॉज ये हमें रियल चाहिए था। समझ रहे हो ना कैसे ये लिंक हो रही है बातें। दैट मीन्स जब हमने यहाँ बोल दिया था कि a माइनस 1 मस्ट बी क्या 0, और यहाँ से हमने a की वैल्यू वहाँ से निकाल ली थी, तो इसका मतलब कायदे से है क्या, दिस z1 इज नथिंग बट ओनली रियल नाउ, दैट मीन्स इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ b है। तो z1 की वैल्यू जो b है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि b की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। गॉट द आइडिया, यस था ना, बहुत ही ईजी। एंड नाउ टेल मी कि b की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से यू कैन सी दैट इज दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z ओनली, right? That means we can write that imaginary part of this z is must be in the region of this interval -1 to 1. अब यहाँ से देख लो, पहला कंडीशन इज दिस एंड दूसरा कंडीशन इज दिस, तो कौन सा ऑप्शन है, रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी 1, करेक्ट, and imaginary part of z must be from -1 to 1. So this is the correct option, that means option C is your correct answer. Clear है,
समझ में आई बात कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स के फॉर्म में तो उसका डोमेन तो फुलफिल होना ही चाहिए। और एज वी आर डीलिंग विद अ ट्राइंगल तो एंगल को हमें लेना है यहाँ रियल। ओके तो जब एंगल हम रियल में ले रहे हैं तो यहाँ से ये वाला पोर्शन भी रियल होना चाहिए। ठीक है, और एंगल रियल कब होगा? अगर मैं सोचूं तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ ये तो वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू अगर रियल होगी तभी तो एंगल रियल होगा ना, तभी तो वो ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू रियल होनी चाहिए। और अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास रियल होगी इसका मतलब उससे हमने क्या निकाल लिया? दैट वी हैव गॉट दिस रिजल्ट एज वेल एज दिस रिजल्ट। डन? क्लियर? तो अब इन सारे क्वेश्चंस के बाद देखते हैं एक नया सा टॉपिक जो कि है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या होता है, या फिर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इक्वल कराना है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, दोनों को ही उल्टा पुल्टा करके समझना है यहाँ पे। अब ध्यान दो, लेट अस अज्यूम हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दैट मीन्स Z1 एज वेल एज Z2। ठीक है, अब Z1 है, जब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, याद है ना, पता है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी संस्कृत में। ठीक है, तो चलो वहाँ से यहाँ आते हैं। लेकिन मैं अगर पूछूं कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किन किन तत्वों से बना है तो क्या बोलोगे? यस, एक रियल नंबर से और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर से। दैट मीन्स यहाँ पे भी दो तत्व हैं, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। करेक्ट, हो सकता है कि इमेजिनरी जीरो हो जाए, वहाँ पे हो सकता है कि रियल जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट दो पार्ट तो है भाई। लिखना है तो हमें उसी फॉर्म में लिखना है जिसमें दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे दो पार्ट हैं, राइट, अगर हम बोल रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने इक्वल होंगे आपस में, इसका मतलब दोनों के रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल और दोनों की इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, तभी वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। समझ रहे हो? दैट मीन्स अगर हम इस तरह से उल्टे शब्दों में बोले कि हमारे पास Z1 इक्वल्स टू Z2 है, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि भाई ये Z1 Z2 है, दोनों एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो आप आराम से आंख बंद करके बोल सकते हो कि यहाँ से इसका मतलब हो गया कि A1 इज इक्वल टू A2, देख लो, एंड B1 इज इक्वल टू B2, ना कि आयोटा B1 इक्वल्स टू आयोटा B2 कर दोगे। ठीक है, B1 इक्वल्स टू B2, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ इसमें तो था नहीं, बहुत ही इजी था। चलो एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझ लेते हैं। अब लेट अस अज्यूम मैं Z1 के जगह पे यहाँ पे A और B के फॉर्म में नहीं लिखती हूँ, कुछ लिख लेती हूँ 3 प्लस आयोटा 4। ठीक है, और Z2 की जगह पे मैं चलो लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x माइनस 7y आयोटा। ठीक है, अब मैंने पर्पसफुली लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट किया है। यहाँ पे आयोटा 4 लिखा है, यहाँ पे -7y आयोटा लिखा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आयोटा को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो कैसे भी लिखा जा सकता है। आयोटा A प्लस आयोटा B भी करेक्ट है, A प्लस B आयोटा भी करेक्ट है। ठीक है, बहुत बुक्स में अलग अलग लिखी रहती है चीज़ें, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, डन। अब बोला गया है कि Z1 ये है, Z2 ये है, एंड यू हैव टू फाइंड, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी योर x एंड y की वैल्यू इफ योर Z1 इज इक्वल टू Z2। दैट मीन्स कंडीशन इज टोल्ड हियर। कंडीशन क्या है? Z1 इक्वल्स टू Z2 है। आपको क्या बताना है? x एंड y की वैल्यू। क्या करोगे? सिंपल फंडा हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब real part of Z1 must be equals to real part of Z2 and imaginary part of Z1 must be equals to imaginary part of Z2, है ना, ये हमें पता है। अब यहाँ से जब मैंने बोला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 must be equals to रियल पार्ट ऑफ Z2, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू करेक्ट 2x, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3 आ गया है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 3/2, तो हमने एक आंसर निकाल लिया। अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का मतलब यहाँ से आ गया है इमेजिनरी पार्ट, दैट में सिर्फ और सिर्फ 4, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज -7y, ना कि सिर्फ 7y। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -7y। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई है? -4/7। समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे हम?
बहुत ही सिंपल है, इक्वेट करो, दैट मीन्स दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके बता दो उसको कि दोनों इक्वल हैं। अब लेट अस अज्यूम मैं Z3 ले रही हूँ, उसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b, और Z4 है जिसकी वैल्यू है x प्लस माइनस आयोटा, नहीं प्लस कर देते हैं, वहाँ माइनस देखा आपने, आयोटा y, है ना। अब मैंने बोल दिया कि Z3 इक्वल्स टू Z4 है, तो इसका मतलब सिंपल है, आई नो, बट टेल मी क्या लिखेंगे हम? कुछ नहीं, हम यहाँ से लिख देंगे x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, बस यही तरीका है। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करते हैं, आँख बंद करके रियल पार्ट्स को इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, काम खत्म, डन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है, अच्छे से समझ ली है। तो चलो अब मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम डील करेंगे विद सो मेनी थिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लास मिस मत करना, बिकॉज एक भी क्लास, अगर एक भी टॉपिक मिस करोगे देन ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट मेरे साथ साथ अगर सारे क्लास को अटेंड करते जाओगे, बारीकी से समझते जाओगे, देन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सच में बहुत ईजी लगेगा। तो अगले क्लास में सॉल्व करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को और पढ़ेंगे अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सारा कुछ देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे, कैसे डील करता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, सब कुछ अच्छे से देखेंगे विद कॉन्जुगेट एज वेल एज मॉडुलस। ओके, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो। सो थैंक यू सो मच, आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, एंड आई विल वेट फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे मैं काफ़ी कुछ और भी बताने वाली हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।